हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज जब मैं अभी सुबह गाड़ी में बैठा तो रेडियो पे कार्यक्रम चल रहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत जो है वो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की, स्वतंत्रता की, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस समारोह को एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और पूरे देश में सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, स्कूली बच्चे आजादी का 75वां जो वर्ष है उसको एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी बधाई देना चाहता हूं। और जब मैंने सुना कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा कि हम लोग कहां से चले, कहां पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे और जहां पहुंचना है तो वहां कैसे पहुंचा जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया और तो सबसे पहले मुझे अनायास दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि भारत एक विश्व गुरु था। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो आपको दिखेगा कि यूरोपीय सभ्यता, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो आज की तारीख में समृद्ध राष्ट्र हैं, ये लोग हमसे बहुत बाद में विश्व पटल पे आए और भारत तब एक वैश्विक गुरु था और पूरे विश्व में तकरीबन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिम ओ'नील, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास जो भारत था उसका वर्ल्ड ट्रेड कंट्रीब्यूशन तकरीबन 25 से 30% था और इतना ही तकरीबन चाइना का था और जो बाकी बचा दैट वाज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब भारत एक विश्व पटल पे ताकत थी। अंग्रेज आए, मुगल्स आए, स्लेव डायनेसिटी, खिलजी वंश, सूरी वंश, तुगलक वंश, न जाने कितने वंश आए और अंत में दास्ता के चलते चलते अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में लिया। 5000 अंग्रेज थे, लेकिन बंदूक के बल पे, बम के बल पे, और जो उनकी नीति थी, एक लॉर्ड एल्फिंस्टन हुए हैं जिनका कि शायद मुंबई या पुणे में एल्फिंस्टन कॉलेज भी है मुंबई में। उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जो कि अंग्रेजों ने पूरे भारत में अडॉप्ट की। हमको डिवाइड किया और मेरा ख्याल जो आज भारत की दशा है, छिन्न भिन्न भारत को जो किया है, जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, मतों में, मतांतरों में, अमीर, गरीब, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, मेरा ख्याल ये उन्हीं बोए हुए बीजों का परिणाम है कि आज भारत है तो दरिया, है तो समुद्र, पर छोटी छोटी भिन्न भिन्न नदियां जो है वो लगातार बहती रहती हैं। कभी एक दूसरे से उलझती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, एक दूसरे का खून भी बहाती हैं, परंतु फिर भी जैसे कि एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, ये सभ्यताएं थी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत एक अक्षुण्ण देश रहा है और खूबसूरत बात यह है कि अपने इतने बड़े इतिहास में भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया और यहां तक कि सहिष्णुता की नीति को चलते हुए जिन लोगों ने भारत पे आक्रमण भी किया उन लोगों को भी भारत ने अपने साथ आत्मसात किया। वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सब बातें जो भारत के दर्शन में रही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, ये जो दर्शन है भारत का, शायद इसने भारत को हमेशा जिंदा रखा है। अंग्रेज भी चले गए, मुगल चले गए, सब चले गए, लेकिन भारत माता आज भी
एक तरफ जहां हिमालय से रक्षित है, दूसरी तरफ तीनों तरफ से असीम समुद्र जलधारा जो है उसके चरणों को स्पर्श करती है, और जहां इधर हिमालय तुंग बर्फ आच्छादित है, वहीं आप दक्षिण दूर कन्याकुमारी में, जहां की स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में पूरे भारत को एक शाश्वत संदेश देती है। मैं समझता हूं कि भारत का अध्यात्म और भारत का जो लौकिक दर्शन है, विद्या है, नॉलेज है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कर, या फिर गणित के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, सुश्रुत और महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, ये सब वो नाम रहे हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान को तरक्की दी और भारत एक रहा। आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, लेकिन भारत हमेशा जागा, और जब जागा तो भारत मां के लाल के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वालों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फांसी के फंदे पे माए रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, और फांसी के फंदे पे सरदार भगत सिंह का मात्र 23 वर्ष की अवस्था में झूलना, और सुभाष चंद्र बोस की क्लेरियन कॉल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब बातें इन्होंने भारत की मानसिकता को एक ताकत के रूप में उन दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया जिन लोगों ने भारत को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब हस्तियां वो थी जिन्होंने, या लोकमान्य तिलक, जिन्होंने, और इनसे पहले भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, अहिल्याबाई जैसी वीरांगना, और भी कई लोग, बहुत लंबी फेहरिस्त है, इन्होंने भारत की मानसिकता को पुष्ट किया और अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजादी दिलाई। और आज भी हम जब आजादी का महोत्सव मनाते हैं तो हमको ये संतोष होता है कि भारत आज अपने शैशव काल से, नौजवानी से आगे बढ़ता हुआ एक पूरे विश्व पटल पे नौजवान राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। और आज आपको मालूम है भारत की जो जनसंख्या है, 65% जो भारत की जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम है। इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, और 130 करोड़ ये सिर्फ मानव पुतले नहीं है, ये 260 आंखें, 260 टांगे, 260 करोड़ भुजाएं और 130 करोड़ मन मस्तिष्क हैं जो कि भारत को वैश्विक पटल पे, सुंदर पिचई से लेकर हो, पराग अग्रवाल से लेकर हो, सत्य नडेला से लेकर हो, मल्टीनेशनल कंपनीज, नासा हो, भारत की ध्वजा, पताका वहां पे जो है वो फहर रही है। और भारत का आज मुकाबला है चाइना के साथ विश्व पटल पे। मैं समझता हूं कि आज अगर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमको मैं दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। शायद 3 चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारी युवा शक्ति है इसको हमको एजुकेटेड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एंटरप्रेन्योरशिप देनी पड़ेगी। स्टार्टअप्स जिसको आप कहते हैं स्किल्ड, बिकॉज जो हाथ अनस्किल्ड है वो हाथ कुछ नहीं कर सकता है। और अगर एक हाथ जो है वो कराटे जानता हो, जूडो कराटे जानता हो, तो 25-25 लोगों को वो अपने नजदीक नहीं आने दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए स्किल
होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। और अगर हम भारत को महाशक्ति बनाने की बात करें तो मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान और तकनीक एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को कहीं आगे ले जा सकती है। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके पास डिफेंस है, उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अनुसंधान, R&D जिसको बोलते हैं। भारत में तो इसके ऊपर खर्चा नहीं होता है। अमेरिका का बजट का मेरा ख्याल 8 से 9 से 10% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, ताकि साइंस को अप्लाई किया जा सके अपने जीवन में। और हेल्थ के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, और एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 80% ग्रामीण व्यवस्था यहाँ पे रहती है, इसलिए हमको रूरल एरियाज में फोकस करके, जब तक हम अपने रूरल एरियाज को स्ट्रांग नहीं करेंगे, भारत मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए आज जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है, संतोष की बात है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पिछले कल मैं देख रहा था कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया पे आए हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। और अभी मैं समाचार भी सुन रहा था रेडियो पे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी प्रतिमा दिल्ली के इंडिया गेट पे जो है वो लगाई जाएगी, भव्य प्रतिमा। और कल प्रधानमंत्री, जब तक प्रतिमा नहीं बनती है, होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मैं समझता हूं कि एक सोल्जर के रूप में जो उन्होंने सोल्जर और एक एजुकेटेड यंग मैन, और बिकॉज उन्होंने ICS भी क्लियर किया था जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और भारत माँ को आजाद दिलाने के लिए वो जापान गए, जर्मनी गए, कोरिया गए, ना जाने कहां कहां वे भटके, और आजाद हिंद फौज का उन्होंने जो था वो निर्माण किया। और जो राम सिंह जी थे हिमाचल धर्मशाला के, जिन्होंने गाना लिखा था और म्यूजिक भी दिया था उस गाने के लिए, आजाद हिंद फौज की, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने 1945 में किया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। इस किस्म की देशभक्ति की प्रेरणा आज हमें नमन करते हैं। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि उनकी भारत के जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे उनकी जो है वो भव्य प्रतिमा लगेगी। सच्चे अर्थों में न केवल श्रद्धांजलि उनको होगी सुभाष चंद्र बोस को, अपितु ये पूरे हमारे जिन लोगों ने हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग किया भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना ही, और हम सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़कर भारत माता को अपने परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास करें, और भारत एक विश्व शक्ति ही नहीं विश्व गुरु बने, ऐसा हमारा मानना है। उसके लिए हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प और नित्य निरंतर लगातार की शैली को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज की मेरी आपसे वार्ता यही समाप्त होती है। कल फिर मैं आपसे किसी नए विषय पे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन सृजन में रत रहें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिमला ग्रामीण। थैंक यू।